हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त कर दिया है। एक और सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है, उस मामले में सीबीआई ने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्री स्तरीय जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भारत के किस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग आई है, पुरुष और महिला दोनों में क्या क्या रैंकिंग है इंडिया की। हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को 2022 में भीम पुरस्कार दिए हैं। किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और उसने मेजबानी की, इंडिया के पीएम ने भी हिस्सेदारी की है उसमें। तो कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। लाइक बटन दबा दिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। नाम क्या है उनका नए सीईओ का। आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका। उन्होंने किनकी जगह लेंगे, तो अमिताभ कांत की जगह लेंगे। अमिताभ कांत अब तक सीईओ थे और अमिताभ कांत का जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है। तो परमेश्वरन अय्यर अब नए सीईओ हो जाएंगे, 2 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। इनके बारे में बताऊं, परमेश्वरन अय्यर के बारे में, उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वो वर्ल्ड बैंक के जो जल संरक्षण कार्यक्रम है उसके कार्यक्रम प्रबंधक हैं इंडिया में। और उन्होंने पेयजल स्वच्छता विभाग उन सब के सचिव के तौर पर भी काम किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने ग्रामीण जल स्वच्छता विशेषज्ञ के रूप में काम किया हुआ है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। नीति आयोग की भी कुछ बात कर लें। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। ये नीतिगत मुद्दे पर इनपुट प्रदान करता है और भारत सरकार के लिए स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है। इसके साथ साथ नीति आयोग केंद्र और राज्यों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर इसे बनाया गया था, गठित किया गया था नीति आयोग को। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वाइस चेयरमैन तो अरविंद पनगड़िया। ओके, अरविंद पनगड़िया। अभी कौन है उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ की 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत के किस बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित TRIPS प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, भारत की बात को माना गया वहाँ पर। आंसर होगा कोविड-19 वैक्सीन पर पेटेंट की छूट, पेटेंट वेवर ऑन कोविड-19 वैक्सीन। ओके, तो ये मीटिंग हुई है मिनिस्ट्रियल स्तर की डब्ल्यूटीओ की। कहाँ पर हुई? जिनेवा में, अभी हाल ही में जून में ही हुई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, और बैठक में वैक्सीन पर के मुद्दे पर भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के जो व्यापार संबंधित पहलू है यानी TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारत ने ये प्रस्ताव दिया था, आप देख पे रहे हैं, कि कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन पर जो पेटेंट तमाम कंपनियों ने करवा रखा है उससे छूट मिले। मतलब कि अगर किसी कंपनी ने वैक्सीन पर पेटेंट करवा रखा है तो बिना अनुमति के इसके उत्पादन और निर्यात की छूट भारत को मिले। इससे क्या होगा? इससे सस्ती दरों पर, सस्ते रेट पर वैक्सीन लोगों तक पहुंच पाएगा और ख़ासतौर पर गरीब देशों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो डब्ल्यूटीओ ने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पोस्टर जारी किया गया है। इसमें सारी बातें ये सब लिखी हुई हैं, ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब ये होगा, डब्ल्यूटीओ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो इससे यही होगा कि अब अगर किसी ने पेटेंट करा भी रखा है किसी कंपनी ने, तो भारत में उस वैक्सीन का उत्पादन हो सकेगा, लेकिन वो केवल और केवल कोविड-19 से संबंधित है और उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, एक और सरकार की ओर से डिमांड थी कि डायग्नोस्टिक जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस है उस पर भी, उसका भी जो पेटेंट है उसका भी वेपर मिले, छूट मिले। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने कहा कि इसको 6 महीने बाद इस पर सोचा जाएगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। और ख़ासतौर पर ये जो आप देख रहे हैं TRIPS, ये प्रस्ताव, इसको कहते हैं प्रस्ताव। तो ये क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके सभी सदस्य देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता होता है। तो उसी के तहत प्रॉपर्टी राइट को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर ये बदलाव होते हैं। ठीक है, तो WTO की बात हो रही है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, मैंने पहले बताया स्विट्जरलैंड में, वहीं पर मीटिंग हुई है। ओके, महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। WTO ने 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत के दबाव में किस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है। तो इसका आंसर होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है ये भी आगे बताते हैं हम आपको। दरअसल हुआ ये कि WTO की जो 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुई है जिनेवा में, तो वहाँ पर इंडिया की ओर से केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने शिरकत की, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। और आपको बताऊं कि 2015 के बाद ऐसा हुआ है जब WTO में ठोस फैसले लिए गए। दरअसल होता ये था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में मतभेद होते थे, उसकी वजह से कोई ठोस फैसला नहीं हो पाता था। तो सवाल है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने, मछली पालन या मछुआरों पर कोई सब्सिडी, उस पर रोक नहीं लगाया। तो क्या मामला है, आखिर क्यों ये मामला आया सामने? दरअसल हुआ ये कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वो ये चाहते थे कि मछली पकड़ने के उद्योग पर या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जो सब्सिडी दी जाती है वो ख़त्म किया जाए। इस तरह की सब्सिडी ज़्यादातर विकासशील देशों में यानी डेवलपिंग कंट्री जो है वो अपने मछुआरों और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी मानते हैं। और अगर सब्सिडी बंद हो जाए तो मछुआरों को मछली पकड़ना महंगा पड़ जाएगा और इसका फ़ायदा किसको होगा? विकसित देशों के जो मल्टीनेशनल फिशिंग कंपनियां हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो भारत और कई विकासशील देशों के दबाव में WTO ने सब्सिडी को ख़त्म करने के प्रस्ताव को टाल दिया। और ये प्रस्ताव कौन लेके आया था? तो तमाम जो विकसित देश हैं वो सब लेकर आए थे प्रस्ताव कि सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इंडिया ने इसको पुरजोर तरीके से इस मामले को लेकर तमाम जो विकासशील देश हैं वो उन सबको से साथ लेकर आया इंडिया, और पूरी जवाब दिया इंडिया ने। और उसका यही तय हुआ कि कोई प्रतिबंध सब्सिडी पर नहीं लगेगा। हालांकि भारत को इसके बदले विकसित देशों के साथ महंगी डील करने पड़ी। कौन सी महंगी डील करनी पड़ी? तो मछुआरों को सब्सिडी उसको बचाने के लिए भारत को डिजिटल प्रोडक्ट के बड़े जो निर्यातक देश हैं उसके आयात शुल्क पर 18 महीने की मोरेटोरियम यानी जो छूट है उस पर सहमति जतानी पड़ी। जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं जो विकसित देशों से बनकर और वहाँ से जो जैसे इंडिया और तमाम जो विकासशील देशों में आते हैं, तो उसके आयात शुल्क पर WTO के जो सहमति थी उसके अनुसार छूट है कि आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। तो उसको 18 महीने और बढ़ा दिया गया है। इंडिया ये चाहता था कि आयात शुल्क पर जो छूट है, मोरेटोरियम है, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये सब। अब सवाल होता है कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो क्या होता है? तो देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो तट से यानी जो समुद्री तट है उससे 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक होता है। ओके, हालांकि इस दायरे में अगर कोई देश आ जाता है तो आधा आधा बांट लिया जाता है। भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, यानी 20 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा है। और भारत की कोस्ट लाइन, समुद्री रेखा करीब करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है। तो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना वो यहाँ से है। ये जो ग्रीन कलर का यहाँ इस तरफ और अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास जो देख रहे हैं वो है। ओके, तो कितना तक होता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है तट से। लेकिन अगर कोई देश आ गया, जैसे श्रीलंका आ गया, तो ये आधा आधा बट गया। मालदीव आ गया तो यहाँ आधा आधा बट गया। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? तो यहाँ पर हम बिना अंतर्राष्ट्रीय किसी की अनुमति के हम यहाँ फिशिंग कर सकते हैं, यानी मछली का पकड़ने का काम कर सकते हैं। ब्लू इकॉनमी के तहत जो समुद्र से संसाधन निकालने का
जो बातचीत चल रही है उस पर काम चल रहा है तो वो सब कर सकते हैं। और अगर कोई जहाज इस दायरे में आता है तो हम उस पर टैक्स भी लगा सकते हैं, उसे चार्ज भी वसूल सकते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, वो जहाज़ क्यों आए। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, बेहतर जीवन, नौकरी, इन सब के लिए ये जो ब्लू इकॉनमी है वो ज़रूरी है। और ब्लू इकॉनमी हम लोग ख़ास तौर पर कहाँ करते हैं ब्लू इकॉनमी का लेकर काम, तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये समुद्र में होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है बहुत ही। ठीक है, तो और सरकार ने ये पोस्टर भी बनाया, जारी किया है कि 2015 के बाद WTO में पहली बार बड़े फैसले लिए गए हैं। 2015 के बाद इतने साल क्यों लग गए कोई ठोस फैसले लेने में, 2022 आ गया, क्योंकि इस दौरान क्या होता था कि विकसित देश और विकासशील देश वो सब ग्रुप बना लेते थे और दोनों अपने अपने जो उनके हित हैं उसको लेकर टकराव करते थे और उसकी वजह से फैसले नहीं हो पाते थे। तो भारत को वैश्विक आम सहमति मिली कुछ मुद्दों पर जो मैंने आपको बताया, और उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को जून 2022 में भीम पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा 52। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। और किसने अवार्ड दिए? तो गवर्नर ने दिए हैं भीम अवार्ड 52 प्लेयर्स को। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर कौन है इस वक्त? बंडारू दत्तात्रेय। तो उन्होंने ही 23 जून को अभी हाल ही में 52 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए हैं। और ये अवार्ड क्यों दिया गया है उनको? तो उनके स्पोर्ट्स में जो उन्होंने योगदान दिए हैं उसके लिए हर खिलाड़ी को 5 लाख रुपए, भीम की मूर्ति ये रही, टाई, ब्लेजर, प्रशस्ति पत्र, इन सब से सम्मानित किया गया। और इन खिलाड़ियों को 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। ओके, तो इंडिया का जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021 में जो हुआ था उसमें हरियाणा का काफ़ी दबदबा रहा और 137 पदक जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने। तो इस वजह से उनके बड़े पैमाने पर उनके जो खिलाड़ी हैं 52 खिलाड़ी हैं उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये जो भीम पुरस्कार है वो हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है उस राज्य के लिए। ठीक है, बात हरियाणा की भी बात कर लें, वहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के बारे में। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स उसका PDF अवेलेबल हो चुका है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा आपको। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ तो डाउनलोड कर रहे हैं ऐप के थ्रू, और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया उनको बता दूं कि 1 ईयर का मेंबरशिप होता है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप का, और उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले सालों के भी PDF मिल जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, 1 लाइनर होते हैं और एक डिटेल नोट्स के साथ होते हैं। तो आप तैयारी जिसमें चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है, एवरी संडे को होता है। इस संडे को भी आयोजित किया गया है और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है एवरी मंथ पे, तमाम एग्जामिनेशन के अलग अलग, उसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी सभी सब्जेक्ट होते हैं। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा तमाम एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड कितने का है फ्रॉड? तो 34,615 करोड़ रुपए। मतलब अब पुराने जो इससे पहले फ्रॉड वगैरह हुए हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी और जो शिपयार्ड ABG शिपयार्ड का था, वो सब पीछे छूट गया। अब एक नया सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया। तो इस फ्रॉड के आरोप में CBI ने किस NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और इसके पूर्व अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है? आंसर होगा इसका DHFL, और न्यूज़ आप देख रहे हैं। ओके, DHFL का फुल फॉर्म क्या होता है? दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और द हिंदू का ही बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं, बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड। ये सबसे बड़ा बैंक घोटाला है अब तक का भारत का। विजय माल्या का जो बैंक फ्रॉड था लगभग 22,000 करोड़ का था। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का जो था वो 14,000 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद
कुछ महीने पहले एक और बैंक फ्रॉड सामने आया था, एबीजी शिपयार्ड का। वो 22,842 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड था। और अब तो हद होगी, हद तो ये हो गई है कि 34,614, ओके 15 कह दो या 14 कह दें, कुछ चूँकि 14 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट है, तो इसलिए हम 15 भी कह सकते हैं, 34,615 भी कह सकते हैं। तो उतने करोड़ का बैंक फ्रॉड सामने आया। और ये बैंक फ्रॉड जो है ना, वो किसी एक बैंक के साथ नहीं हुआ है, बल्कि 17 बैंकों को चूना लगाया है डीएचएफएल ने। तो क्या कैसे हुआ? दरअसल हुआ ये है कि डीएचएफएल जो है उसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के समूह, उसको कंसोर्टियम कहते हैं। जब बहुत बड़े पैमाने पर लोन देना होता है किसी कंपनी को या किसी इंडस्ट्री को, तो कई सारे बैंक आपस में समूह बनाते हैं, उसको कहते हैं कंसोर्टियम। तो बैंकों का जो कंसोर्टियम था, उसने ये तय किया तमाम बैंकों के अधिकारियों ने कि हम इतना इसको लोन देंगे, आप इसको इतना दो, वो इतना देगा, वो इतना देगा, ओके। तो इन बैंकों ने करीब 42,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया, लेकिन उसमें से 64,600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम वो वापस नहीं लौटा पाया, ओके। क्यों नहीं लौटा पाया? क्योंकि इसके जो प्रवर्तक वगैरह थे, यानी बैंक का जो चेयरमैन था, एमडी था, और उसके तमाम अलग कई और डायरेक्टर थे, उन सब ने क्या किया, फंड लिया कुछ काम के लिए और उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल काम के लिए कर लिया। अपनी पर्सनल जो कंपनियां दूसरी थी उसमें फ़ंड लगा दिए। तो उसी के मामले में सीबीआई ने फरवरी 2022 में डीएचएफएल और उसके तत्कालीन चेयरमैन एमडी, ये है कपिल वर्धावन, और प्रमोटर डायरेक्टर हैं धीरज वर्धावन, सहित 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और फिर एफआईआर अब दर्ज किया गया। तो इसके बारे में जो न्यूज़ है ना, वो अभी जून में निकल के आया, ओके। डीएचएफएल के बारे में बताऊं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड गठन हुआ था अप्रैल 1984 में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये। क्या होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्या होती है? तो वो मतलब हिंदी में मतलब हुआ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, मतलब बैंकिंग का काम छोड़ के फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी कर सकती है, ओके। ये बैंक के तरह ही लगभग काम करती है, लेकिन ये कंपनी कानूनी रूप से उसको बैंक का लाइसेंस नहीं होता है। कंपनी लोन का लेन देन का काम करती है, बस जमा नहीं कर सकती। कोई कहे कि हमारा पैसा आप जमा कर लो, तो वो नहीं। लोन लेना और देना ये इसका काम है, ओके। आम आदमी का पैसा वो नहीं ले सकती, किस तरीके से? अगर कोई बचत खाता वगैरह नहीं खोल सकती, ओके। तो सवाल हुआ है यहाँ पर कि ये बैंक घोटाला कब का है? तो 2010 से 2018 के बीच का है। और 2018 के बाद बैंकों को कुछ साल तक तो पता ही नहीं चला कि घोटाला हो चुका है। लेकिन हुआ ये कि बैंकों को कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, पैसे वापस क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो उसने इसके लिए ऑडिट, एक कंपनी है केपीएमजी, उसको दिया कि आप ऑडिट करो। 17 बैंकों ने मिलकर कहा। उसके बाद ऑडिट जब किया गया तब पता चला कि काफ़ी बड़ी रकम इन प्रमोटर्स ने, बैंक के अधिकारियों ने अपने जो दूसरी कंपनियां हैं, इसके अलावा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको खरीदने में, उन सब में खर्च कर दिया था, ओके। तो बड़े बड़े बैंक घोटाले ये सब आ रहे हैं और लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं रकम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? आंसर होगा चाइना, ओके। पता होगा, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ओके। तो 23 और 24 जून को आयोजित हुआ है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और वर्चुअल मोड से ये आयोजित किया गया। फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ रूस के राष्ट्रपति दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं, ओके। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, ओके। और ये रहे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका? जायर बोल्सोनारो, ये रहे, ओके। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 5 देशों का एक समूह है, गठबंधन है। तो उसी में कई सारी बात हुई हैं, अलग अलग नेताओं ने कई सारी बातें कही हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
वहाँ पर कहा कि कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना वो बहुत ज़रूरी है और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया आने वाले वक्त में बड़ी इकॉनमी के तौर पर उभर रहा है। यहाँ पर स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से आगे काम कर रहे हैं। ओके, और उनका मानना यह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ब्रिक्स देशों के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक दृष्टिकोण है। ओके, आर्थिक सुधार में ब्रिक्स देश दुनिया की मदद कर सकते हैं। ठीक है, चीन ने क्या कहा है? चीन ने ये कहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, उन्होंने कहा था, बात तो की उन्होंने विश्व शांति की कहा, लेकिन एक चेतावनी भी दी। क्या कहा? कि कोल्ड वार की जो मानसिकता है उससे दूर रहना चाहिए। एक तरह से डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तमाम जो समूह बन रहे हैं जैसे क्वाड है, उस पर भी कटाक्ष किया उन्होंने कि कोल्ड वार की मानसिकता कि हमें टारगेट करने के लिए कोई दूसरे गठबंधन वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो अच्छी बात नहीं है। ओके, और जो तमाम दूसरे देश जो प्रतिबंध वगैरह लगा रहे हैं दूसरे देशों पर, जैसे रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं, उसका भी विरोध करना चाहिए, ऐसा चीन का कहना है। ठीक है, रूस ने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण था। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो खत्म होने चाहिए और ब्रिक्स देश इन प्रतिबंधों के बीच में रूस की सहायता कर रहे हैं। रूस से रिकॉर्ड मात्रा में इंडिया ने तेल खरीदा है, तो ये सब बातें हुई हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात है। ब्रिक्स के बारे में और चर्चा कर ले हम लोग। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और 5 महत्वपूर्ण जो इमर्जिंग इकॉनमी है उसका ये संगठन है और ये समूह दुनिया की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग आई है जून 2022 की, तो उसमें भारतीय पुरुष टीम की रैंकिंग बताएं। क्या है रैंकिंग? आंसर होगा 104, 2 स्थान ग्रोथ करके ऊपर चढ़ के और 104 रैंक पर इंडिया पहुंच गया है। इससे पहले जो रैंकिंग आई थी वो मार्च 2022 में आई थी, उसमें 106 रैंक था इंडिया का, और जून 2022 में जो रैंकिंग आई है उसमें 104 रैंक पे हम लोग आ गए हैं। तो अब देख लेते हैं कि टॉप 10 देश कौन कौन से हैं जो रैंकिंग है लेटेस्ट उसमें के अनुसार। तो सबसे ऊपर है ब्राज़ील, सेकंड पे है बेल्जियम, थर्ड पे अर्जेंटीना है, फोर्थ पे फ्रांस है, फिफ्थ पे इंग्लैंड है, सिक्स पे स्पेन है, सेवन्थ पे इटली है, एट्थ पे नीदरलैंड, नाइन्थ पे पुर्तगाल और 10th पे है डेनमार्क। ओके, मेंस फीफा रैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, और 2022 में मेंस फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक होगा और कहाँ पर होगा? मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा और मेज़बानी कौन कर रहा है? कतर। ओके, अब बात हो रही है फुटबॉल टीम की, पुरुष की। तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जून 2022 के अनुसार भारतीय महिला टीम का स्थान बताएं। रैंकिंग क्या है भारतीय महिला टीम की? आंसर होगा 56। ओके, और ये रैंकिंग अभी हाल ही में जारी हुई है, इसी महीने नई रैंकिंग, और उसमें 56th रैंक इंडिया की है। और इससे पहले जो मार्च में रैंकिंग जारी हुई थी उसमें 59 रैंक थी इंडिया की, और इंडिया ने बेहतर करते हुए 56 पर अब आ गए हैं। ओके, इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम की बात हो रही है। टॉप 10 देश कौन कौन से हैं वुमेंस कैटेगरी में? सबसे पहले है अमेरिका, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे फ्रांस है, फोर्थ पे नीदरलैंड है, फिफ्थ पे जर्मनी है, सिक्स पे कनाडा, उसके बाद स्पेन, इंग्लैंड, ब्राज़ील और नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, और वुमेंस फीफा वर्ल्ड कप कब होने जा रहा है? अगला तो 2023 को होने जा रहा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 19 जुलाई से 20 अगस्त 2023 को। ठीक है, और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन है? लोइटोंगबाम आशालता देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसको पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते थे, तो BSE के निदेशक मंडल ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा SS मोंद्रा। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका। करीब 4 दशक का इनका बैंकिंग करियर है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। ओके, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री वगैरह होती है। कहाँ पर है मुख्यालय?
मुंबई में ही है स्थित। ओके, स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आंसर होगा 25 जून को आयोजित किया जाता है। ओके, तो ये दिवस वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है नाविकों के, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा बता सकते हो आप। और डेली हम लोग सुबह 7 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ ताज़ा तरीन। ओके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ लिखेंगे और ये लोगो दिखाई देगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू मेंबरशिप के जरिए करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।